हेलो अगेन। तो पावर सिस्टम लेक्चर नंबर 2 एमसीक्यू सीरीज चल रही थी हमारी। लेक्चर नंबर 1 हम फिनिश कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शंट टाइप फॉल्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक शंट टाइप का फॉल्ट होता है, एक दूसरा सीरीज टाइप का फॉल्ट होता है। शंट टाइप के फॉल्ट के अंदर आपके आते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट एंड सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है। और सीरीज फॉल्ट के अंदर आता है आपका ओपन कंडक्टर फॉल्ट। और ओपन कंडक्टर फॉल्ट में होते हैं वन ओपन कंडक्टर और टू ओपन कंडक्टर्स। ठीक है। सीरीज फॉल्ट बेसिकली आपका अनबैलेंसिंग इन द सिस्टम होता है। ठीक है। अगर एक या एक से अधिक फेज ओपन हो जाए और तीसरा फेज जो है वो सर्किट में सेम बना रहे तो उस फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस मे बी इग्नोर्ड। ठीक है। विदाउट मच एरर इफ द लाइंस आर। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज भी क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से चार्जिंग इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस का, वो बहुत लो होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से स्मॉल लीकेज करंट होता है। तो हम कैपेसिटेंस इफेक्ट जो होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस की वजह से चार्जिंग इफेक्ट होता है और चार्जिंग इफेक्ट लो है ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होने की वजह से। ठीक है। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपेयर टू आर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एल। ठीक है। तो कंसिडरेशन में हम केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लेते हैं, कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीम पावर प्लांट में के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल ड्रॉट। ठीक है। तो चिमनी ड्रॉट जो है आपका वो एक आर्टिफिशियल ड्रॉट नहीं है। ड्रॉट आप सब लोग जानते होंगे, ड्रॉट एक प्रेशर डिफरेंस है विच कॉजेस अ फ्लो ऑफ एयर और गैसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द बॉयलर सिस्टम। बॉयलर सिस्टम के अंदर एयर का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। दो इसके मेन रीजन होते हैं, टू सप्लाई सफिशिएंट एयर फॉर कंप्लीटिंग द कंबशन, और दूसरा होता है टू रिमूव द फ्लू गैसेस फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर कंबशन। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था आर्टिफिशियल ड्रॉट कौन सी नहीं है, तो चिमनी ड्रॉट। ठीक है। और आप जानते हैं नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट के बीच का डिफरेंस ये होता है कि आर्टिफिशियल ड्रॉट में एक एक्सटर्नल फोर्स फैन लगा होता है। ठीक है। और नेचुरल ड्रॉट में क्या होता है, व्हेन द फ्यूल बर्न्स इन द furnace of the boiler with the circulation of air, the draught is named as a natural draught। और जब एयर को फोर्स किया जाता है किसी फैन के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस टरबाइन जो होती है इज यूजुअली यूज्ड फॉर। तो फ्रांसिस टरबाइन का यूज हम मीडियम हेड इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जिसकी रेंज होती है आपकी 40 to 600 मीटर। ओके। कैप्लन टरबाइन की 10 to 70 मीटर्स होती है और पेल्टन की होती है 250 से 1000 मीटर की। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, आप टेबल देख सकते हैं। पेल्टन टरबाइन को हम इंपल्स टाइप वाटर टरबाइन भी बोलते हैं। फ्रांसिस टरबाइन को हम इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। कैप्लन टरबाइन को प्रोपेलर टाइप रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपसे पूछते हैं कि विच टरबाइन इज द इंपल्स टाइप वाटर टरबाइन। ओके। नेक्स्ट, पावर जनरेशन कितना होता है तीनों में का। ठीक है। रेट ऑफ द स्पीड, इसको भी आपको याद रखना है। टेबल को मैं स्क्रॉल करता हूं, आपको टेबल ध्यान रखना है। पूरी टेबल में से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो कैप्लन टरबाइन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है अबाउट 90%, फ्रांसिस की 90% के लगभग, और एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन इज 85%। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जो होता है इट्स यूज्ड फॉर दी। तो आप जानते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 415 वोल्ट होता है। ठीक है। और आपके यहाँ सिंगल फेज आता है आपके हाउस में जो कि आप 240 वोल्ट होता है। ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, इसको देख लेना। थ्री फेज फोर वायर सिस्टम आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टीम पावर स्टेशन है जिसकी ओवरऑल एफिशिएंसी आपको दी गई है 25%। ठीक है।
and 0.5 kilogram of coal is burned per kilowatt hour of electrical energy. Determine the calorific value of the fuel. ठीक है, और 1 किलोवाट आवर को 860 किलो कैलोरी बोला गया. ठीक है, आप जानते हैं एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक आउटपुट इन हीट यूनिट्स अपॉन हीट ऑफ कंबशन. ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी आपको दी है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट इन हीट यूनिट्स 860 और हीट ऑफ कंबशन आपका हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ m या x. ठीक है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, या आप कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू x या m की वैल्यू. ठीक है, तो 6880 किलो कैलोरी पर किलोग्राम आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ठीक है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्पिलवे का यूज होता है. ठीक है, आप जानते हैं स्पिलवे. स्पिलवे का मतलब है कि इट इज प्रोवाइडेड एट द अबाउट रिजर्वायर. ठीक है, आप रिजर्वायर देख रहे हैं. ठीक है, उसके पीछे आप स्पिलवे देख रहे होंगे. ठीक है, ये जो होता है एक फ्लड वाटर जो आता है उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है जब रिजर्वायर फुल कंडीशन में हो. ठीक है, फुल लोड की कंडीशन में जब होता है तो ये स्पिलवे क्या करता है, उसको डिस्चार्ज करता है किसी भी फ्लड वाटर को. फ्लड वाटर डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ स्पिलवे. ओके, तो स्पिलवे इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फॉर एन एबीसीडी पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो आप जानते हैं इन अ ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोसिटी कंडीशन जो होती है, रेसिप्रोकल कंडीशन जो होती है आपकी, ठीक है, वो होती है आपकी AD माइनस BC इक्वल्स टू 1. ठीक है, इट इज वैलिड फॉर द पैसिव और रेसिप्रोकल नेटवर्क. और क्या कंसिस्ट करती है आपकी R, C और L. ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी कंडीशन बोले या फिर रेसिप्रोकल कंडीशन AD माइनस BC इक्वल टू 1 फॉर द ट्रांसमिशन लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिक्वायर्स बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर. तो ये सब जो आपकी यूनिट्स होती हैं ये स्टीम पावर प्लांट या स्टीम जनरेटिंग यूनिट में यूज होती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन स्टीम पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इज टू यूटिलाइज द वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेस फॉर द हीटिंग ऑफ फीड वाटर. फीड वाटर को हीट करने के लिए फ्लू गैस से निकली हुई वेस्ट हीट को यूटिलाइज करता है हमारा इकोनोमाइजर. इकोनोमाइजर क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ऑफ बॉयलर फीड वाटर. ठीक है, और लोअरिंग कर देता है आपकी एनर्जी इनपुट को. ठीक है, एनर्जी इनपुट को रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कम कर देता है और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ऑफ द बॉयलर फीड वाटर. नेक्स्ट, स्टीम पावर प्लांट में द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर जो होती है वो होती है आपकी 1.1 to 1.5. ओके, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्किन इफेक्ट के बारे में. स्किन इफेक्ट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है. ठीक है, साइज ऑफ द कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल. तो स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है. स्किन इफेक्ट जो है वो आप लोग सब लोग जानते हैं. स्किन इफेक्ट क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट over the surface of conductor. ओके, ये आपका क्या है, स्किन इफेक्ट. और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है आपका, स्किन इफेक्ट का रिवर्स. ठीक है, जब दो या दो से अधिक कंडक्टर्स होते हैं और वो AC कैरी कर रहे हैं दोनों के दोनों, और दोनों नियरेस्ट है यानी कि क्लोज टू ईच अदर है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन अकर होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अकर्स इन ईच कंडक्टर, और दोनों अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड.
तो आपको ध्यान रखना है स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, और एक बात और, जो डीसी नेटवर्क होता है, डीसी सिस्टम जो होता है, उसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। Which of the following terms is associated specifically with nuclear power plants only? तो आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम रिएक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। हेड आपको दिया है, फाइंड द टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 75%। तो जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल का, वो होता है WH एफिशिएंसी ओवरऑल, ठीक है। तो कैपेसिटी है आपकी W, उसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 9.81, जो आपका फोर्स न्यूटन में लग रहा है वो, ठीक है, इंटू हेड H की वैल्यू, जो H है आपका 100 है, और 0.75 आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी अपॉन 3600 इंटू 1000। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 735750, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Which of the following system is used in the secondary transmission of the electric power? Okay, तो 33 kV 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम को हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं इधर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, दिस इज सिंगल लाइन डायग्राम। ओके, सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा गया है, सॉरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन आपसे पूछा गया है ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो 33 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम, आप देख सकते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम याद होना चाहिए। Which material is used for making arcing contacts, okay, of the circuit breakers? तो आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो आपके कॉपर टंगस्टन एलॉय के बने हुए होते हैं। आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर क्या होता है आपका, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक आपका स्टेशनरी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है जो कि टंगस्टन एलॉय के बने हुए होते हैं, और दोनों मेन कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो सिल्वर प्लेटेड होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं द एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ कॉपर टंगस्टन alloy which it is has highly thermal and electrically conductive heat resistance, low thermal expansion and resistance to erosion from arcing. The loss factor of the power plant is applicable for, तो लॉस फैक्टर आप सभी लोग जानते हैं, लॉस फैक्टर का जब कंडीशन आती है तो आप कॉपर लॉस की बात करते हैं इन द केस ऑफ द पावर प्लांट और द ट्रांसमिशन लाइन। What is the definition of a three-phase balanced load? तो थ्री फेज बैलेंस लोड ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, इट ड्रॉस पावर इक्वली फ्रॉम ऑल थ्री फेसेस विथ ऑल टाइप्स ऑफ लोड। किसी भी प्रकार के लोड में जो पावर ड्रॉन होगी वो तीनों फेज से इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है थ्री फेज बैलेंस लोड की। ऑन बैलेंस में तीनों नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। In high voltage transmission, whenever the conductors are dead-ended or there is a change in the direction of the transmission line, the insulator used are। तो डेड एंड पे कौन सा कंडक्टर यानी कि कौन सा इंसुलेटर हम यूज करते हैं, तो वो होता है आपका स्ट्रेन टाइप। स्ट्रेन टाइप जो होता है आपका वो डेड एंड पे यूज होता है। अब आप रेटिंग्स आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूं, आप देख सकते हैं इधर डायग्राम आपको दिए हैं, स्ट्रेन टाइप है, सस्पेंशन है, ये आपका पिन टाइप है। पिन टाइप 11 to 33 kV, शैकल टाइप लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज होता है। सस्पेंशन में आपका जनरली यूज्ड इन स्टील टावर और इसकी रेटिंग बहुत हाई होती है 33 to 800 kV।
और पिन टाइप का इंसुलेटर आपका इंटरमीडिएट पोल्स में यूज होता है जब वो स्ट्रेट यानी कि आपके सीधे सीधे पोल्स आपके लगे हुए हैं। If n equals to number of times of voltage rating is increased, ठीक है, then for a distributor design the conductor sizes reduces of the original, ठीक है। जब n टाइम्स ऑफ वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं किसी भी डिजाइन पर्पस के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो कंडक्टर साइज जो होता है वो हमारा वो रिड्यूस हो जाता है1/n² से। आप देख सकते हैं P इक्वल्स टू BI cos phi, I आप इधर से फाइंड कर लेंगे। लॉसेस इन कंडक्टर आप जानते हैं, अब I की वैल्यू आप इधर पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे जब R इक्वल्स टू रो L अपॉन A रखेंगे तो जो एरिया, ठीक है, जो साइज आएगा आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके B² के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर का साइज कैसा हो गया, आपका रिड्यूस हो गया 1/n² टाइम्स। ये पूरा प्रोसीजर आपको, ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 1/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंपल्स रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इंपल्स रेशियो जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वो इंसुलेटर और लाइटिंग अरेस्टर दोनों में होता है, ठीक है। कैसे हम यूज करते हैं इसको, तो इंपल्स रेशियो ऑफ द इंसुलेटर और इंपल्स रेशियो ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर। सबसे पहले तो इंपल्स रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंपल्स पीक वोल्टेज टू द पीक वोल्टेज, ठीक है। इंपल्स पीक वोल्टेज का मतलब है इंपल्स फ्रीक्वेंसी और पीक वोल्टेज का मतलब है पावर फ्रीक्वेंसी, ओके। और लाइटनिंग अरेस्टर के केस में इंपल्स रेशियो होता है इज द रेशियो ऑफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द वेव of the spatial duration to the breakdown voltage of a 50 Hz wave। अब आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है इसमें कि फॉर द लाइन इंसुलेटर पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, देख सकते हैं आप जो इंपल्स रेशियो होता है इंसुलेटर का वो हाई होता है, ठीक है, और इन द केस ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इट इज लो, ओके। तो आपसे पूछा गया है लाइन इंसुलेटर का, तो इट इज ग्रेटर देन 1, तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बंडल कंडक्टर्स इन अ ट्रांसमिशन लाइन। तो बंडल कंडक्टर्स आप जानते हैं इट इज यूज्ड फॉर द रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस, ओके। और दूसरा एडवांटेज क्या है आपके बंडल कंडक्टर का, इट रिड्यूसेस द, मेन एडवांटेज आपका क्या है, इट रिड्यूसेस द, आल्सो रिड्यूसेस कोरोना डिस्चार्ज। तो ये तो आपका लेक्चर नंबर 2, ओके। आई एम डूइंग ओनली द ऑल प्रीवियस ईयर जो आपसे पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जेई और एई के, उनमें से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये पूरी जो सीरीज है, लेक्चर सीरीज जो है, केवल बेस्ड है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो आप इनको देखिए और आगे भी ये सीरीज ऐसी जारी रहेंगी जब तक आपके कोई अपकमिंग एग्जाम नहीं आ रहा था।